दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज की स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो यदि आप बिगिनर लेवल के हैं और अभी आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो ये जो वीडियो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड इज मर्सीफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है, और साथ में कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर के वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो वर्ड है मर्सीफुल, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। मर्सी का मतलब होता है दया और मर्सीफुल दयालु, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? गॉड इज मर्सीफुल मतलब कि ईश्वर दयालु है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A king had a large orchard। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है ऑर्चर्ड, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दें। ये जो वर्ड है इसमें आर साइलेंट है तो हम इसको ऑर्चर्ड पढ़ेंगे। इसमें मैं आर को प्रोनाउंस नहीं करना क्योंकि आर जो है वो साइलेंट है, तो इसको ऑर्चर्ड पढ़ा जाएगा। और ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था पास्ट में, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में जो भी वस्तु वगैरह है उसको मेंशन किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड मतलब एक राजा के पास एक बड़ा बगीचा था। आ वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड देयर। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट, ये जो वाक्य है जैसे ये ऊपर का सिंपल प्रेजेंट का ये हमारा जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और जो प्लांटेड है इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अ वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज मतलब कि वेराइटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो फलों के पेड़ थे, वर प्लांटेड देयर वो वहां पर लगे हुए थे। चलिए आगे देखिए। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरीडे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो बिकेम है ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, और राइप एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पकना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, राइप ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको क्या करना होता है? आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि आप एडजेक्टिव के साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है? आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसको वर्ब बनाने के लिए बिकम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए ही वर्ब बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज़ यहाँ पर किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे मतलब कि हर रोज कई फल पक जाते। द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स
फ्रॉम द वेरियस ट्रीज एंड टेक दैम टू द किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, लंबा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। द गार्डनर यूज टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स। गार्डनर का मतलब होता है माली, और दोस्तों यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। देखिए यूज टू का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप पास्ट में कोई भी किसी की आदत को दिखाते हैं या किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, मतलब कि निरंतरता को दर्शाना चाहते हैं, तो यूज टू का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। और यूज्ड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे, जैसे मान लीजिए वाक्य है मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, हम वहाँ जाया करते थे, मैं उसे पढ़ाया करता था। जब आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप पास्ट में ये दिखा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कुछ करने की आदत थी, वो काम वो मतलब वो व्यक्ति बराबर करता था, तब आपको यूज टू का प्रयोग करना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स, मतलब कि माली दोज राइप फ्रूट्स मतलब कि उन पके हुए फलों को इकट्ठा किया करता था। तो यहाँ तक इसकी मीनिंग क्या निकली, द गार्डनर यूज टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स, मतलब जो माली था वो उन पके हुए फलों को इकट्ठा किया करता था। कहाँ से करता था, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम द वेरियस ट्रीज, अलग अलग पेड़ों से, एंड टेक दैम, टेक मतलब ले जाना, और देम मतलब उनको, एंड टेक दैम, और उनको ले जाता था टू द किंग, राजा के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द गार्डनर यूज टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स फ्रॉम द वेरियस ट्रीज एंड टेक दैम टू द किंग, मतलब माली उन पके हुए फलों को अलग अलग पेड़ों से इकट्ठा करता और उन्हें राजा के पास ले जाता। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। जैसे मैंने आपको यूज टू का प्रयोग बता दिया है, तो मैं आपको एक वाक्य दूंगा यूज टू का, आप उसे बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए वाक्य को नोट कर लीजिए। वह मुझे पढ़ाया करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मुझे पढ़ाया करता था। दोस्तों ये जो मैंने आपको वाक्य दिया है, यहाँ पर यूज टू का ही प्रयोग आपको करना है, और इसको आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक दैम फॉर द किंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म कलेक्टेड। क्या अर्थ निकला, वन डे एक दिन, द गार्डनर मतलब कि माली ने, कलेक्टेड इकट्ठे किए, सम चेरीज। दोस्तों चेरी जो है एक ये खट्टा मीठा छोटा सा गुठलीदार फल होता है जो खाने में खट्टा मीठा होता है, उसको चेरी कहा जाता है। अब शायद इसे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, और यदि आप में से किसी को चेरी की इस चेरी ये जो फल है इसकी हिंदी पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। मुझे इस बारे में पता नहीं है तो इसको मैं चेरी ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो गार्डनर था माली तक, कलेक्टेड सम चेरीज, उसने कुछ चेरियों को मतलब जो चेरी फल था उसको इकट्ठा किया, एंड टुक दैम, टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक, एंड टुक देम, और उनको ले गया, फॉर द किंग, और उनको राजा के पास मतलब कि राजा के लिए ले गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक देम फॉर द किंग, मतलब एक दिन माली ने कुछ चेरी जो फल थे उनको चेरीज को इकट्ठा किया और उन्हें राजा के पास राजा के लिए ले गया। फॉर द किंग मतलब राजा के लिए। चलिए आगे देखिए। दैट डे द किंग वॉज इन अ बैड मूड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर ये एक्शन वर्ब नहीं है तो ये नो एक्शन सेंटेंस है, और यदि ये पास्ट में वॉज का प्रयोग किया गया तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, दैट डे मतलब कि उस दिन, द किंग वॉज इन ए बैड मूड मतलब उस दिन राजा बुरे मूड में था, मतलब जो उस दिन उसका जो मूड था वो खराब था, अपने खराब मूड में था वो। ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट इट, ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। PIC के पिक का मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है पिक्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही पिक्ड अ चेरी मतलब उसने एक चेरी उठाई, टू टेस्ट इट। दोस्तों टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चखना, किसी चीज़ का स्वाद लेना। तो क्या अर्थ हुआ, उसने एक चेरी को उठाया, टू टेस्ट इट, उसको चखने के लिए। इट वॉज सार, दोस्तों SOUR इसको सार पढ़ेंगे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन सार, और सार का मतलब होता है खट्टा। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए यदि आप मीनिंग नहीं जानते हैं। जैसे कड़वा है, कड़वे को बिटर बोलते हैं, मीठे को स्वीट, नमकीन को सॉल्टी, ठीक उसी तरह से खट्टे को सार कहते हैं, SOUR सार।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही पिक्ड अ चेरी, उसने एक चेरी उठाई, टू टेस्ट इट, उसको चखने के लिए, इट वॉज सार, ये खट्टी थी, नाउ द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक, क्या अर्थ निकला दोस्तों। देखिए यहाँ किंग के बाद आप देखेंगे एपेस्ट्रोफी एस है। एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब होता है, जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि पजेसिव केस बनाना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पर एक एपेस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल वहाँ करना होता है। तो यहाँ पे किंग्स एंगर का मतलब क्या हुआ, और एंगर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गुस्सा, क्रोध। तो किंग्स एंगर मतलब राजा का गुस्सा है, कह सकते हैं राजा का क्रोध। अब इस लाइन का पूरा का क्या अर्थ निकला, नाउ अब द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, ऊंचाई, मतलब अब जो राजा का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो अपनी पूरी ऊंचाई पर था, मतलब पूरे वो अपनी चोटी पर था। ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। THROW, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, THREW, थ्रू, ही थ्रू, उसने फेंका, अ चेरी, एक चेरी फेंकी, एट द गार्डनर, एट द गार्डनर मतलब कि माली पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर, मतलब उसने माली पर एक चेरी फेंकी। द गार्डनर was hurt but he said God is merciful, क्या अर्थ हुआ, the gardener was hurt। दोस्तों hurt का मतलब होता है ठेस पहुंचना या चोट लग जाना, उसे hurt कहा जाता है। the gardener was hurt मतलब जो गार्डनर था, माली था, उसको चोट लग गई, but he said, लेकिन उसने कहा, उसने क्या कहा, God is merciful, ईश्वर दयालु है। और आप यहाँ पे इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप एक चित्र को देख सकते हैं कि यहाँ जो राजा, यहाँ चेरीज रखी हुई, और ये जो राजा साहब हैं उन्होंने एक चेरी इस माली की तरफ फेंकी जिससे उसको चोट लग गई। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट द गार्डनर्स वर्ड्स, क्या मतलब हुआ, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है। द किंग वो सरप्राइज, जो राजा थे वो हैरान हो गए, किस बात पर, एट द गार्डनर्स वर्ड्स। गार्डनर्स वर्ड मतलब कि माली के शब्दों पर ये जो राजा थे वो हैरान हो गए। ही आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, सेकंड आस्क्ड, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल, वाई, क्या मतलब हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया, साथ में ये हर्ट जो है, थर्ड फॉर्म भी हर्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों हर्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसको हैव के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जैसे आया है, गया है, लिया है, चुका है, जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जब सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब आपको हैव का यूज़ करना होता है, और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन तब आपको हैज़ का यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ आई के साथ हैव का ही यूज़ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया आई के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो इसका क्या मतलब निकला, आई हैव हर्ट यू मतलब मैंने आपको चोट पहुँचाई है, एंड यू से और आप कहते हो गॉड इज़ मर्सीफुल की ईश्वर दयालु है, वाई क्यों। तो उसने क्या कहा, उसने क्या पूछा, पहली बात तो ये थी कि जो राजा थे साहब थे वो माली की बातों पर हैरान हो गए जब उसने कहा कि भी ईश्वर महान है। और फिर उसने पूछा कि क्या पूछा उसने कि आई हैव हर्ट यू, मैंने आपको चोट पहुंचाई है, एंड यू से और आप कहते हो गॉड इज़ मर्सीफुल की ईश्वर दयालु है, क्यों। द गार्डनर सेड, जो गार्डनर था माली था उसने कहा, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स। देखिए क्या मतलब निकला इस बात का, और आप इस बात को समझ ही गए होंगे। और ये जो वाक्य है ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, मतलब कि ऐसे वाक्य जहाँ पर राहता रहती जैसे शब्द आते हैं उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो उसने क्या कहा, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स क्या होते हैं, तरबूज, की मैं तरबूज लाने जा रहा था। बट फॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब है भाग्य से, अच्छी किस्मत से कह सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली मतलब कि भाग्य से, आई चेंज्ड माई माइंड मतलब मैंने अपना इरादा या कह सकते हैं अपना, मैंने जो मेरा दिमाग था, जो मेरा विचार था वो मैंने बदल लिया। इमेजिन, कल्पना करो, वॉट वुड हैव हैपन्ड, उसने क्या कहा कि कल्पना करिए, वॉट वुड हैव हैपन्ड कि क्या हुआ होता, इफ़ यदि, यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी, यदि आपने मुझ पर एक तरबूज फेंका होता।
तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि ये जो माली था उसने ऐसा क्यों बोला कि भगवान दयालु है, गॉड इज़ मर्सीफुल। उसका बोलने का रीज़न ये था क्योंकि ये जो माली था वो तरबूज लाने वाला था, लेकिन किस्मत से उसने क्या करा, उसका विचार बदल गया और वो तरबूज की जगह क्या करा, उसने वो चेरी लिया आया। अब जाहिर सी बात है जो तरबूज है उसका साइज़ बड़ा होता है, यदि राजा साहब उसको तरबूज से मारते, तरबूज फेंकते उसके ऊपर, तो उसे ज़्यादा चोट लगती, लेकिन वो जो चेरी से उसको बड़ी कम चोट लगी। यही कारण था उसने क्या कहा कि गॉड इज़ मर्सीफुल। चलिए आगे देखिए। दैट इज़ वाई आई सेड, इसलिए मैंने कहा, गॉड इज़ मर्सीफुल की भगवान दयालु है, ईश्वर दयालु है। किंग ऑल्सो लाफ्ड एट दिस, और ये जो राजा साहब थे वो भी इस बात पर हंसे। बहुत ही अच्छी कहानी थी दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि जो कहानियाँ हैं ना सिर्फ मनोरंजन करते हैं, कई बार जो कहानियाँ हैं हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें सिखा देती हैं। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ बड़े मतलब इस तरह के संकट आते हैं और फिर हमें बाद में एहसास होता है कि जो संकट था हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता था, लेकिन वो संकट जो छोटी ही बात में निकल गया। तो इसलिए जो कई बार ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें सुनने में अच्छी भी लगती हैं, साथ में कहीं ना कहीं हमें सिखाते भी हैं जीवन के अंदर कि छोटी छोटी जो परेशानियाँ आती हैं, कई बार हो सकता है कि वो बड़ी परेशानियाँ हो सकती थी, लेकिन वो छोटी में ही निकल जाती हैं। और उसके अलावा दोस्तों आज देखिए, आज जिस पेन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, आमतौर पर आपने देखा होगा जिस नॉर्मली में एक रेड कलर का मेरे पास पेन होता है मैं जिससे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज ये ग्रीन कलर का पेन है। एक्चुअली में ये पेन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था, अभी जो टीचर्स डे था उस पर मुझे उसने गिफ्ट किया था। उसने बोला कि सर आप एक बार इस पेन को भी यूज़ करके वीडियो बनाना। उनका नाम विनीत है, तो आज मैं उनके ही द्वारा दिए गए पेन से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आप सुन रहे हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।